नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में तेज बरसात की वजह से शहर में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। गुरुग्राम का बस स्टैंड जलभराव से तालाब जैसा नजर आने लगा है। इसके साथ ही लगातार हो रही बरसात से कई हिस्सों में जलभराव की वजह से शहर के कई चौराहों पर जाम लग गया। शहर के हालात आखिरकार किस तरह के रहे, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता राज वर्मा। गुरुग्राम में लगातार हो रही बरसात ने जहां गर्मी से लोगों को राहत दी है, तो वहीं जलभराव ने मुसीबत भी पैदा कर दी है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में लगातार हो रही बरसात के बाद भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें गुरुग्राम बस स्टैंड के अलावा कई ऐसे मेजर चौक चौराहे हैं जहां पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक भी रहता है, लेकिन पानी होने की वजह से न केवल ट्रैफिक की रफ्तार थमी है, बल्कि लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कत होने लगी है। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 15 के इलाके में मौजूद हैं और अगर यहाँ की तस्वीरें देखें तो सड़क के ऊपर जो है पानी लगातार खड़ा हुआ है और ये जलभराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और काफ़ी दूरी तक जो है ये जलभराव बना हुआ है। और हर साल जो लगातार जिला प्रशासन ये दावे करता है कि बरसात के दौरान जलभराव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरती है शहर की तस्वीर ही बदल जाती है। शहर नहीं मानो तालाब में जो है वो गुरुग्राम तब्दील हो जाता है। तो शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से न केवल गाड़ी बल्कि लोगों को पैदल भी आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये बरसात इसी तरह से लगातार जारी रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बन सकती है। कैमरामैन जगदीश सोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। वहीं भिवानी में आज सुबह तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी। शहर के अंदर कई जगहों पर नीचे के स्थानों पर जलभराव हुआ है, इससे कई लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई से 20 जुलाई तक बारिश का मौसम बताया गया है, लेकिन बाद भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े दुकानदारों ने कहा कि NH हाईवे पर 7 साल से यही हाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सुध नहीं ली जा रही। सड़कों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। भिवानी फिर से पानी पानी हुआ है, बारिश लगातार हुई। उधर कलायत के गांव कुराड में सालों से ठप पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल रहे प्रशासन के खिलाफ निराला प्रदर्शन स्थानीय लोगों ने किया। ग्रामीणों ने इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लड्डू परोसते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि पानी निकासी के आश्वासन सुनते सुनते इंतजार की हद हो गई है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को मिष्ठान खिलाने का फैसला किया। ग्रामीणों के इस रुख को देखते हुए साहब लोग दाएं बाएं निकल लिए। हरियाणा को पड़ोसी राज्य पंजाब को जोड़ने वाले कलायत दाता सिंह मार्ग पर स्थित कुराड गांव सालों से ठप पानी निकासी व्यवस्था से जूझ रहा है और लोग एक बार फिर से बेहाल हैं। उधर रतिया के मड कॉलोनी इलाके में बिजली सप्लाई 3 दिन से नहीं होने को लेकर के कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़के कॉलोनी के लोगों ने रतिया टोहाना मार्ग पर देर रात को जाम लगा दिया। जाम के दौरान अनेक वाहन इस जाम में फंस गए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी करने के आरोप लगाए गए हैं। कॉलोनी वासियों के आरोप है कि पिछले 3 दिन से उनके इलाके में बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और एक बार बिजली सप्लाई आने से वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से उनके लाखों के उपकरण जल भी चुके हैं। तो देर रात को काफी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो बिजली की समस्या लगातार दतिया के इलाके में बनी हुई है। उधर हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल बिजली विभाग के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। यह बात सामने आई है कि किस तरह से अब तक करोड़ों की बिजली चोरी हो चुकी है। बताया गया है कि प्रदीप त्यागी नाम के एक शख्स ने यमुना पार में कनेक्शन लिया और प्रदीप त्यागी ने यह पूरा खेल किया। बिजली का एक कनेक्शन जमीन के लिए लिया गया था, लेकिन आखिरकार ये चोरी कैसे हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। कनेक्शन से 40 से ज्यादा फार्म हाउस को बिजली सप्लाई की गई और यूपी की जमीन पर ये फार्म हाउस बने हुए हैं जिसमें हरियाणा की बिजली चोरी की जा रही है। ये जानकारी जैसे ही सामने आई, बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि 11,000 की लाइन यहां पर मिली है जिससे लगातार बिजली चोरी की जा रही थी। 24 ट्रांसफार्मर अवैध तरीके से यहां पर पाए गए हैं, जिनका खुलासा विभाग
की टीम ने किया है। 2014 में यहां पर कनेक्शन लिया गया था, उसके बाद लगातार बिजली चोरी की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है, ये जानने की कोशिश की इंडिया न्यूज हरियाणा के हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने। देवेंद्र कौशिक जो है बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है, ये बात सुनकर आपको जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और ये चोरी हजारों लाखों की नहीं करोड़ों की हो सकती है। ये क्या है मामला पूरा, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में है एससी नरेश कक्कड़ जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, करोड़ों की चोरी का मामला, हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है, क्या मामला है ये? इसमें एक हरियाणा की यमुना के पार हमारी हरियाणा की ज़मीन भी है, वहाँ ऑलरेडी कई कनेक्शन दे रखे हैं, ट्यूबवेल के भी दे रखे हैं। यदि हमारी ज़मीन है तो हम कनेक्शन देना पड़ेगा। 2015 में एक कनेक्शन दिया गया था 15 किलोवाट का प्रदीप त्यागी के नाम पे। उसका कंटिन्यूस बिल भी आता रहा और वो बिल भरता रहा 2017 तक। उसके बाद एवरेज पे बिल आता रहा और वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ बोट है जी। तो कोई एक कंप्लेंट हुई हिसार के अंदर, वहाँ डायरेक्टर ऑपरेशन ने कंप्लेंट मार्क की, एक टीम आई वहाँ से, उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो 15 किलोवाट का कनेक्शन था उसका मीटर तो नीचे गिरा पड़ा है और वहाँ से आगे फार्म हाउस हैं बहुत सारे यूपी की भी जज लैंड के अंदर। तो पता लगा कि जो हमारी एसटी की जो लाइन थी वहाँ से केबल उतार के नीचे केबल डाल के वो जो यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा 11 केवी का, उसके ऊपर इन्होंने जोड़ दी है। उसकी हमने वीडियोग्राफी भी कर ली उस दिन। 44 ट्रांसफार्मर पता लगे कि जिससे चोरी हो रही है, उस पर कोई नाम मेंशन नहीं है, सीरियल नंबर नहीं, लेकिन अंदाजे से कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस है 25 केवी के ट्रांसफार्मर थे वो। उसके बाद वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो वो लोग वापस आ गए बोर्ड से कि कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर हमने यहाँ से पुलिस की टीम विजिलेंस की ली, अलग से यूपी पुलिस को लिया साथ में, और जो 24 ट्रांसफार्मर जाजी सिंह फार्म हाउस थे वहाँ पे उनके कनेक्टिव लोड को और उसकी पूरी वीडियोग्राफी करके वो काम भी हमने पूरा कर दिया। कोई भी अपराधी जो षड्यंत्र किया गया है कोई इसमें बच नहीं पाएगा। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल कितनी इसमें पेनल्टी होती है ये आपको बता दिया जाएगा शॉर्टली। अच्छा कक्कड़ साहब, जो जिसका आप नाम ले रहे हैं प्रदीप त्यागी, ये कहाँ का रहने वाला है? इसको कनेक्शन कब दिया गया था? इसको 2015 में कनेक्शन दिया गया था। ये हरियाणा कहाँ का रहने वाला है? ये हरियाणा का ही रहने वाला है। अच्छा, तो क्या इसकी हरियाणा की जमीन हमारे यमुना पार थी, उसमें के लिए कनेक्शन दिया गया था? इसने एक एनडीएस कनेक्शन लिया था, हो सकता है ऐसा कॉमर्शियल कनेक्शन लिया था। और फार्म हाउस में तो कई टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर भी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। फार्म हाउस तो नाम रखा हुआ है, एक्चुअली वो जगह होती है, परमिसेस होती है। हो सकता है कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता होगा वहाँ पे, इसलिए इसने एनडीएस का कनेक्शन लिया था। अच्छा, कितने फार्म हाउस हैं ऐसे वहाँ जो बने हुए हैं जहाँ बिजली सप्लाई हो रही थी? ये वहाँ सप्लाई यूपी से भी काफ़ी है। जब दोबारा गए तो उन्होंने यूपी से जोड़ लिया। कम से कम इस टाइप के वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 से 200-250 के आसपास फार्म हाउस हैं जो कि यूपी की ज़मीन पर हैं। बड़ी संख्या बता रहे हैं आप, 200 से 250 फार्म हाउस, और वहाँ बिजली की सप्लाई नहीं, सप्लाई तो जो हमारी जा रही थी 24 ट्रांसफार्मर से, लेकिन वहाँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा लगा, यूपी से भी सप्लाई आ रही है सारी। अच्छा, जो अपने आपने जो जांच की है उसमें 24 ट्रांसफार्मर वहाँ मिले हैं? हाँ 24, और उनकी तहकीकात पूरी चल रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत ही जल्दी जो भी इसके अंदर कल्प्रिट पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआई दर्ज हो जाएगी और बाकी कितनी पेनल्टी है उसकी भी कैलकुलेशन सारी चल रही है। कक्कड़ साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से इतनी बड़ी चोरी का ये मामला सामने आया, प्रदीप त्यागी कौन है ये आखिर? क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी पहुंच वाला है? नहीं, इसके बारे में तो अभी पता कर रहे हैं क्योंकि ये हिसार की टीम ने किया था, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी, पुलिस भी लगी हुई है इसमें। तो धीरे धीरे सारे तथ्य अभी 2-4-5-7 दिन में सबके सामने आ जाएंगे। कितने साल से ये मामला चल रहा था, अगर अब कुछ शुरुआती जाँच में पता चला हो तो? देखो जी, जिससे लग रहा है कि 2017 तक तो बिल आ ही रहा था, तो बिल आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये अब कुछ कह नहीं सकते कि 2017 से शुरू हुआ है या 2000, जो वो केबल के ऊपर मार्किंग लगी हुई है, जो केबल थी वो 2016 के आसपास की है, 2016। अच्छा। तो मतलब उसके बाद ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि कई बार केबल आदमी रख लेता है अगले साल लगाए, तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि ये 2017 के आसपास हो सकता है मामला, लेकिन ये नहीं कि सारे फार्म हाउस एकदम डेवलप हो गए, धीरे धीरे डेवलप हुए होंगे सारे। तो लेकिन जो भी इसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी की वो उसके ऊपर लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा कानून है, डीएचपी की जो रूल है
उसके हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी और कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा इसमें। अच्छा, DHBVN की अगर बात करें तो देखिए, इतना बड़ा अगर मामला है तो क्या आपको लगता है कि आपके जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी या अधिकारियों के बिना मिलीभगत के इतना बड़ा काम हो गया होगा? क्या इस बात को लेकर भी कोई जांच की जा रही है? इसको लेके भी जांच की जा रही है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसके अंदर पाया गया उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अमूमन अगर बात करें ओवरऑल, जो अगर जांच में शुरुआत में कितने करोड़ की ये चोरी होगी? देखो जी, अभी तो जो यदि टोटल लोड की बात की जाए, अभी तो लोड निकाल रहे हैं हम, हमारे पास लोड एग्जैक्ट पूरा अभी तक आया नहीं है। जो 675 तो टोटल ट्रांसफार्मर का लोड लिया गया अभी जी, जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, पर उस ट्रांसफार्मर से लोड कितना कनेक्टेड है उसकी अभी फाइनल कुछ अंदाजा बता सकें? अगर अंदाजा तो कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 400 kVA की हो सकता है, 600 kVA की भी हो सकती है। ये मान के चलें कि ये करोड़ों में निकलेगा अगर जब कोई सामने हाँ, करोड़ों में निकलेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में नरेश कुमार कक्कड़, जो बिजली बोर्ड के SC हैं फरीदाबाद के, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी की जा रही थी और वहाँ 200 से 250 ऐसे फार्म हाउस बने हुए हैं जहाँ 24 ट्रांसफार्मर मिले हैं। अभी भी टीम लगातार जांच कर रही है और लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी लोग शामिल होंगे उन पर भी, अगर वो शामिल इस मामले में पाए गए तो उनके खिलाफ भी जांच जारी है। लगातार कोशिश यही है कि इस मामले का पूरी तरह से पूरी जांच करने के बाद में सामने तथ्यों को रखा जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भले ही कोरोना बीमारी को लेकर के कोई भी कारगर वैक्सीन अभी तक नहीं बनी हो, लेकिन कोरोना बीमारी से पीड़ित मरीजों में इस बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने से बनी एंटीबॉडी जरूर सीरियस पेशेंट की जान प्लाज्मा के तौर पर बचा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भिवानी के युवा कल्याण संगठन की ओर से अब कोरोना से पीड़ित होकर स्वस्थ हो चुके मरीजों का पंजीकरण प्लाज्मा दान करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि गंभीर मरीजों को एंटीबॉडी प्लाज्मा चढ़ा करके उन्हें स्वस्थ किया जा सके। तो भिवानी की ये तस्वीरें हैं, प्लाज्मा को किस तरह से हथियार बना करके अब जो गंभीर बीमार हैं उनका इलाज किया जाएगा, इसे लेकर जहां एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ स्वयंसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, 12वीं की टॉपर से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की है। बड़ी खबर इस वक्त की, महेंद्रगढ़ की मनीषा ने 12वीं कक्षा में टॉप किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको फोन किया है और जानकारी ली है। मनीषा को टॉप आने पर भविष्य के लिए शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। कल 12वीं कक्षा के परिणाम जारी हुए थे, जिसमें मनीषा पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही हैं। 12वीं कक्षा की टॉपर मनीषा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन पर बातचीत की। मनीषा महेंद्रगढ़ की रहने वाली है, जिसने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। 500 में से 499 अंक मनीषा ने हासिल किए। सीएम ने इस मौके पर भविष्य के लिए मनीषा को शुभकामनाएं दी हैं। तो कल 12वीं कक्षा के परिणाम जारी किए गए थे और अब आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनीषा को फोन किया। 12वीं कक्षा की दरअसल टॉपर है मनीषा, जिसने 500 अंक में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मनीषा को 500 में से 499 नंबर मिले हैं। सीएम ने भविष्य के लिए मनीषा को शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी का अगला ठिकाना गुरुग्राम हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी सेक्टर 42 के अरालियास में शिफ्ट हो सकती हैं। अरालियास गुरुग्राम की सबसे महंगी और पोश सोसाइटी है। खास बात यह है कि इलाका एयरपोर्ट से 17 और कांग्रेस हेड ऑफिस से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मौके पर जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, आप भी देखिए। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा इस महीने दिल्ली स्थित लोधी एस्टेट से अपना बंगला खाली करने वाली हैं। इस सब के बीच अब वो कहां शिफ्ट होगी, एक ये बड़ा सवाल है। उसको लेकर लगातार दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में उनके रहने के लिए घर की तलाश की गई थी और दिल्ली के सूजन पार्क स्थित एक जगह पर एक घर उनके लिए ढूंढा गया है, लेकिन अभी वहां मेंटेनेंस काम चलने की वजह से वो अभी शिफ्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुग्राम के इसी अरालियाज अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगी और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले महीने जब वो खाली करेंगी दिल्ली स्थित बंगले को, उसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 42 में गोल्फ रोड पर जो ये अपार्टमेंट्स है अरालियाज,
यहाँ पर वो शिफ्ट करेंगे और कुछ महीनों तक, जब तक कि उनका दिल्ली स्थित जो घर है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है, तो वो यहाँ आकर इस अरालियाज के अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी। आपको बता दूं कि गुरुग्राम का ये सबसे पॉश और सबसे महंगी सोसाइटी है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शिफ्ट करने वाली है। जैसे इस बात की जानकारी मिली, सीआरपीएफ और सिक्योरिटी की टीम ने भी यहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, वो जांच के लिए यहाँ पहुंची है जिस अपार्टमेंट के अंदर वो शिफ्ट होंगी। सिक्योरिटीज के लिहाज से भी बात करें तो अरालियाज एक ऐसी सोसाइटी है जो कई लेयर सिक्योरिटी को फॉलो करती है, और अगर किसी व्यक्ति को किसी रेजिडेंट से मिलने भी जाना है तो उसके लिए एक बाकायदा प्रोटोकॉल है। रेजिडेंट के पास एक मैसेज उस विजिटर के पास आएगा मोबाइल पर, जहां से एक पासकोड जनरेट होगा और एक ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद सिक्योरिटी उस व्यक्ति को अरालियाज के उस अपार्टमेंट में उन रेजिडेंट के पास मिलने के लिए भेजेगी। इसके अलावा अगर बात करें अरालियाज की, तो यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है, तो वहीं कांग्रेस हेडक्वार्टर की दूरी की बात करें तो वो 30 किलोमीटर है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस महीने के अंत में जब प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगलों को खाली करेगी तो गुरुग्राम के इसी अरालियाज अपार्टमेंट में वो शिफ्ट होंगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए 25 बड़ी खबर।